नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पे आज के खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी। जय सोढ़ी साहब, स्वागत है। सोढ़ी साहब, बात इस टाइम दुनिया हिली पड़ी है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, इजराइल अमेरिका एक साथ है, ईरान अकेले जूझ रहा है 7-8 देशों से। ये जंग शुरू तो हो गई है, शुरू होने की वजह पता है, खत्म होने के आसार कहां लग रहे हैं और कौन खत्म कराएगा? दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत, कौन सा समझदार देश है जो इस जंग को खत्म कराने के लिए पहल करेगा? क्योंकि अभी तक कोई देश जंग को, इसको 3 दिन से हो गए हैं शुरू हुए, आगे नहीं बढ़ा है। संजीव जी, दुनिया में तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और यही तीन महाशक्तियां दुनिया के किसी जंग को खत्म करा सकती हैं। ये जो जंग चल रही है, इसमें अमेरिका तो इस वक्त खत्म करने के मूड में नहीं है। रूस, चाइना चाहते नहीं है कि जंग खत्म हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईरान को सामग्री, असला, हथियार देने शुरू कर दिए हैं, तो वो भी इस पोजीशन में अपने आप को लाना नहीं चाहते, जंग को खत्म करें। ये जंग तभी खत्म होगी जब अमेरिका और इजराइल इस जंग को खत्म करना चाहेंगे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इफ दे ब्लिंक फर्स्ट। पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने पहले ब्लिंक किया या पहले युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई, तब जाके ईरान के साथ वो 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ। ईरान जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। ईरान ने बल्कि अपनी सेना को, अपनी आईआरजीसी को 31 मोज़ैक यूनिट्स में बांट दिया है। एक मोज़ैक यूनिट है तेहरान के लिए, और बाकी 30 मोज़ैक यूनिट्स हैं ईरान के हर 30 सूबे के लिए, हर 30 प्रोविंस के लिए एक एक मोज़ैक यूनिट। इन 31 मोज़ैक यूनिट्स को ऑर्डर्स हैं कि वो ऊपर से आदेश का इस्तेमाल नहीं, ऊपर से आदेश का वेट नहीं करेंगी, इंतजार नहीं करेंगी। वो जंग इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह लड़ेंगी। यानी कि ईरान इस वक्त पूरी तरह से एक लंबे जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी 10 मिनट पहले खबर आई है कि कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 लड़ाकू विमान गिर गए हैं, क्योंकि कुवैत के एयर डिफेंसेस ने उन पे फ्रेंडली फायर किया। फ्रेंडली फायर कब होता है? जब वहां का सिस्टम जैम हो जाता है। कौन जैम कर सकता है सिस्टम? एक ही देश है दुनिया में, चीन। चीन पूरी तरह से ईरान को पीछे से समर्थन दे रहा है। अभी 2 मिनट पहले खबर आई है कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि हमें और अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए तैयार होना होगा। संजीव जी, मेरे ये बिंदु देने के मतलब ये थे कि अमेरिका को भी काफी क्षति पहुंच रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ ईरान में ही मौतें हो रही हैं। हाँ, ईरान में इस वक्त तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 555 मौतें हुई हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, ईरान 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो हार नहीं मानेगा। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। फाइनली तो अमेरिका और इसराइल को ही ये युद्ध खत्म करना होगा, जैसे उन्होंने पिछले साल किया, क्योंकि ईरान पे तो वो कब्जा नहीं कर सकते। अगर मैं दर्शकों को एक साधारण सैनिक गिनती बताऊं, सैनिक गणित बताऊं, सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 3:1 होना चाहिए। यानी जो हमला कर रहा है और जो अपने आप को बचा रहा है, उसके बीच में रेशियो 3:1 होना चाहिए। ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं, 3.5 लाख रिजर्व हैं, तकरीबन 10 लाख सैनिक है ईरान के पास। अमेरिका के पास 10 लाख सैनिक हैं, इसराइल के पास 2 लाख सैनिक हैं। तो ईरान के 10 लाख सैनिक के लिए इसराइल और अमेरिका को कम से कम 30 लाख सैनिक चाहिए, जो इनके पास है ही नहीं। दूसरी बात, इसराइल की दूरी ईरान से 1600 किलोमीटर है, और अमेरिका की दूरी ईरान से 11500 किलोमीटर है। अगर वो अपने देश में हर युवा की कंपलसरी एनलिस्टमेंट कर भी देते हैं सेना में, तब भी क्या वो इतने लंबे डिस्टेंस पे ईरान तक 30 लाख सैनिक पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं। तो ये जो अमेरिका और इसराइल सपने देख रहे हैं रेजीम चेंज के, ये नहीं होगा, क्योंकि ईरान में एक और सिस्टम दर्शकों को बताना चाहूंगा। ईरान में ये एक और सिस्टम है कि 5 लेवल तक, 5 लेवल नीचे तक सक्सेशन प्लान तैयार होता है। ठीक। यानी कि
अगर एक टॉप जनरल मरता है, उसके बाद नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 2 मरता है, नंबर 3 पे कौन आएगा, 4 5 तक पहले से ही तय हो गया है। और जो नंबर 1 जनरल होता है वो अपने 5 डाउन तक सारे ऑर्डर्स इक्वली शेयर करता है, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए दूसरे फटाफट सिचुएशन संभालें। तभी दर्शकों को याद होगा जब 28 फरवरी सुबह 9:40 पे इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। 1 घंटे के अंदर ईरान ने वापस ताबड़तोड़ जवाब देने शुरू कर दिए। तो ये जंग तब खत्म होगी जब इसराइल और अमेरिका ये जंग खत्म करना चाहेंगे। ईरान इस जंग को खत्म नहीं करेगा। टूडी साहब, आपने बहुत गहरी बात कही है कि शुरुआत भी ईरान ने नहीं की है, शुरुआत इसराइल और अमेरिका ने की है, और खत्म भी उन्हें करना पड़ेगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका से कहीं ज्यादा जूझने की, डू एंड डाई, करो और मरो वाली हालत में पहुंचने के लिए तैयार रहता है। एक बार को अमेरिका जहां जहां जिस जिस देश में घुसा, अफगानिस्तान ले लीजिए और पश्चिमी देश थे जहां जहां गया था ये, या मध्य एशिया के देश जहां जहां गया ही लड़ने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, फतेह के लिए, वहां वहां से भागा है मुंह की खाके। सवाल ये है कि ईरान, इराक, इसमें इराक मैंने लिया है सर जानबूझ के, इनका अब इस लड़ाई में, इस जंग में जो ईरान और इराक का है वो कैसे मतलब चल रहा है हिसाब, क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन इराकी राष्ट्रपति को फांसी पे चढ़वाने वाला अमेरिका था। तब ईरान और इराक मदद कर रहे थे एक दूसरे की, मगर अब इराक ईरान के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। ये कूटनीति क्या है इस युद्ध की? देखिए संजीव जी, इस वक्त इराक में जो सरकार है वो पूरी तरह अमेरिका के साथ समर्थन में है। बल्कि अगर हम खाड़ी देश देखें, मिडिल ईस्ट में 31 देश हैं, जिसमें से 13 अरब या मुस्लिम देश हैं और 8 नॉन मुस्लिम देश हैं। 21 देश जो मिडिल ईस्ट में, उसमें से एक ही देश है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, वो है ईरान। बाकी जितने मुस्लिम देश हैं, जितने नॉन मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, सारे अमेरिका के साथ हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं। इसमें से एक ही देश है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, वो है ईरान। बाकी 56 इस्लामिक देश पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान को कोई मुस्लिम देश समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि सारे अमेरिका के साथ हैं। ईरान को इस वक्त सिर्फ 3 देश समर्थन कर रहे हैं: रूस, चीन और उत्तर कोरिया। लेकिन सोडी साहब, ये तीनों ही खुल के सामने नहीं आ रहे हैं ना। उत्तर कोरिया सामने आ रहा है, ना रूस सामने आ रहा है, ना चीन। और जबकि इनकी जंग जो है भयानक हो रही है इस वक्त। तीनों ही दोस्त ईरान के जो समर्थक हैं वो साथ नहीं आ रहे हैं, खुल के नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, क्यों? देखिए, खुल के इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं, तीनों देशों के अपने अपने निजी फायदे इसमें छुपे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, वो खुल के सामने नहीं आना चाहता है, वो पीछे से मदद कर रहा है। चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो अगले साल दिसंबर के महीने में हमला करेगा। वो उससे पहले कोई सैनिक मुठभेड़ में हिस्सा नहीं लेगा। बल्कि 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, उसके बाद आज तक चीन ने किसी सैनिक युद्ध में पूरी दुनिया में कहीं हिस्सा नहीं लिया है। जहां तक उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया की मंशा है दक्षिण कोरिया पे हमला करने की, जो कि बार बार उनके राष्ट्रपति किम जोंग उन बयान देते आए हैं। तो ये तीनों देश के अपने अपने निजी स्वार्थ हैं। लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तीनों देश उसके साथ खुले तौर पे क्यों नहीं आ रहे हैं। ईरान, जैसे मैंने पहले कहा, एक 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। वो खुद लड़ने के लिए सक्षम है, सार्थक है। मान लिया कि ईरान के पास वो आर्थिक ताकत नहीं है जैसे अमेरिका के पास है या इसराइल के पास है, वो सैनिक शक्ति नहीं है जिस तरह अमेरिका और इसराइल के पास है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान पे कब्जा करना अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं स्टेट में हिंदी पे हमारे साथ और सोडी साहब के साथ, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब बात कर रहे हैं इसराइल, ईरान और अमेरिका की तिकड़ी में चल रही जबरदस्त जंग की, और बता रहे हैं कि आखिर ईरान के साथ उसके दोस्त चीन, रूस और एक तीसरा देश आप और बता रहे थे, चीन, रूस और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, तीनों ही साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे से फुल सपोर्ट है।
सामने नहीं आ रहे हैं। ये कूटनीतिक उनकी विदेश नीति हो सकती है। सोडी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि भारत तटस्थ हो गया है। ईरान भी भारत का दोस्त है, अमेरिका भी भारत का दोस्त है, भले ही हल्के फुल्के ऊपर नीचे, और इजराइल तो बहुत ही बड़ा दोस्त है। जब दो दोस्त लड़ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री इस जंग के शुरू होने से 40 घंटे पहले ही नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल की संसद में होके आए थे, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होके, क्या इस वक्त नेतन्याहू शांति दुनिया में रखने के लिए, इस जंग को विराम देने के लिए मोदी जी की बात नहीं मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो फिर दोस्त और दोस्ती किस बात की? और मोदी जी इंटरफेरेंस करेंगे या नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? सब सवाल मैंने आपको दे दिए। संजीव जी, पहली चीज, जैसे मैंने शुरू में कहा, दुनिया में तीन ही देश हैं जो किसी दुनिया में किसी जंग को खत्म करा सकते हैं। वो तीन महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन। इसके अलावा कोई चौथा देश दुनिया की किसी जंग को नहीं खत्म करा सकता। आप पिछले 100 साल का इतिहास ले लीजिए, एक केस नहीं आपको देखेगा जहां पे इन तीन महाशक्तियों के अलावा किसी देश ने, चौथे देश ने कोई जंग खत्म कराया हो। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन एक महाशक्ति होता था, तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक की बात करें, तीन ही महाशक्तियां कोई युद्ध को खत्म करा सकती हैं, चौथा कोई देश नहीं करा सकता। दूसरी बात, दूसरा जो आपका प्रश्न का भाग है, अगर भारत निवेदन करता है इसराइल से जंग खत्म करने के लिए, क्या इसराइल भारत की बात मानेगा? इसराइल भारत की बात कतई नहीं मानेगा। इसराइल सिर्फ एक देश की बात मानेगा, अमेरिका की। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल को पता है कि ये शायद आखिरी मौका है ईरान में अपना आदमी बिठाने के लिए। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में और वहां तख्ता पलट हुआ और कट्टरवादी लोग सत्ता में आए, तब से लेके ये 8वां अटेम्प्ट है, 8वीं कोशिश है अमेरिका और इसराइल की वहां पे तख्ता पलट करने की। अगर इस बार सफल हो गए, अच्छी बात है। नहीं हुए, जो कि चांसेस हैं कि नहीं होंगे, तो ये आखिरी इनका दाव पेच होगा वहां सत्ता परिवर्तन करने का। तो इसराइल सिर्फ एक ही देश की बात मानेगा, वो है अमेरिका। कोडी साहब, यह सवाल ये पैदा होता है कि जहन में आ रहा है और आना भी चाहिए एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और आप जैसा काबिल फौजी अफसर बैठा हो, आप ही जवाब दे सकते हैं। अमेरिका और इजराइल, इन दोनों की एक ही चाहत है, थी, खामेनेई मिल जाए, सुप्रीम कमांडर ईरान का, वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब दूसरी इनकी कौन सी चाहत बची है? क्या वो यूरेनियम ढूंढना चाहते हैं ताकि परमाणु ताकत ना बन पाए? अब दूसरी चाहत, या फिर ये किसी और को शिकार करना चाहते हैं ताकि ईरान साम दाम दाम दंड भेद किसी तरीके से एन केन प्रकार नैन कमजोर हो पाए हमेशा के लिए? और क्या ऐसा संभव है? संजीव जी, अमेरिका और इसराइल की दो लक्ष्य थे ईरान पे हमला करने से पहले। पहले था खामनी की मौत, जो वो सफल हो गए। दूसरा था अपना आदमी वहां बिठाने के लिए, जो वो कभी सफल नहीं हुए। और इसका जो मेन कारण है वो है ईरान की तेल की क्षमता। अगर ईरान में तेल नहीं होता, ईरान में सिर्फ कद्दू, मूली, गाजर उग रहे होते, अमेरिका ने ईरान की तरफ देखना भी नहीं था। तो इनकी एक लक्ष्य तो पूरा हो गया, दूसरा लक्ष्य इनका पूरा होगा नहीं। ये कुछ दिन तक और जंग चलेगी। जब ज्यादा अमेरिकी सैनिक मरने लग जाएंगे, जब इसराइल के ऊपर ज्यादा प्रहार होने लगेगा, जैसे पिछले साल 12 दिन के युद्ध में हुआ था, ये अपने आप अमेरिका और इसराइल अपने आप युद्ध बंद करने की बात करेंगे। बल्कि आज सवेरे से खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो ईरान की सत्ता के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कितना सही कितना गलत है, आजकल हम किसी बात का पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बातें अब मीडिया में आने लग गई हैं। थोड़ी साहब, अंतिम सवाल है, इस पे फिर हम लोग बात करेंगे। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्ख होते रिश्तों पे, वहां भी जंग जारी है, कि भारत तटस्थ क्यों है? भारत तो शांति का दूत है दुनिया में, महाशक्ति नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक महाशक्ति तो है दुनिया की। संजीव जी, अगर दो देश
कि आपस में खटास है और एक देश दूसरे देश पे हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है या उसकी मानसिकता है, क्या कोई तीसरा चौथा पांचवा देश उसको रोक सकता है? अनटिल अनलेस वो महाशक्ति ना हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, तीन ही महाशक्तियां ही इस दुनिया में किसी युद्ध को रोक सकती हैं। हम बोलते रहे ये युद्ध का जमाना है, ये लड़ाई का जमाना नहीं है, लेकिन हकीकत तो है ये तो लड़ाई का जमाना है। आप पिछले 4 साल में देख लीजिए कितनी जंगें हो गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसराइल हमस, इसराइल हिजबुल्ला, इसराइल हुती, अब ये पिछले साल का ईरान का युद्ध, अब इस साल का ईरान का युद्ध। ये जमाना है हार्ड पावर का। ये बातें जो होती ना सॉफ्ट पावर की, हम प्यार से बात करेंगे, मिठास से बात करेंगे, वो आजकल नहीं चलता है। जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल करता है। जो 430 बीसी में थुसाइदस, जो कि प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वही करते हैं जो उनका मन आता है, कमजोर बस देखते रहते हैं। तो बस मैं ये एंड में कहना चाहूंगा कि ये जमाना युद्ध का है, ये जमाना हार्ड पावर का है। सॉफ्ट पावर अच्छी लगती है जिस देश के पास हार्ड पावर होती है। जिस देश के पास हार्ड पावर नहीं है, सॉफ्ट पावर का कोई मतलब नहीं बचता। थोड़ी साहब, आपकी बातचीत से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जंग इसराइल और ईरान, अमेरिका की, खामेनेई के लिए जितनी थी उससे ज्यादा तेल का खेल है, घिनौना, जिसमें खून बहाया जा रहा है। निर्दोष भी बहुत मर रहे हैं। फौज मरती है तो ठीक है, शहीद हो रहे हैं, लेकिन निर्दोष भी बहुत मर रहे हैं। एक स्कूल पे इसराइल ने अटैक किया ईरान में, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए। वो निर्दोष थे। लेकिन जंग में आपने कहा था मेरे से बात करते कि सब कुछ जायज है, जंग है। सवाल फिर ये पैदा होता है कि आखिर इसमें कौन क्या हासिल करेगा। अमेरिका ने और इजराइल ने खामेनेई को हासिल कर लिया, उसको कत्ल करके। अब क्या ये इनका मकसद पूरा हो गया, रुक जाएंगे ये मेरा इस मुद्दे पे अंतिम सवाल है आपसे। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा संजीव जी, इनके दो लक्ष्य थे। एक था खामने की मौत, दूसरा था अपना आदमी ईरान में बिठाना सत्ता में। पहला हासिल हो गया, दूसरा कभी हासिल होगा नहीं। ये कुछ समय तक ये जंग चलती रहेगी। जब अमेरिका और इसराइल पे हानि क्षति ज्यादा होगी तो पिछले साल की तरह वो इस बार भी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल ब्लिंक फर्स्ट, वो पहले कहेंगे जी हम युद्ध विराम चाहते यानी कि शुरुआत इसराइल अमेरिका ने की है, और ईरान उनको उस हद पे लाके थका के खड़ा कर देगा कि वही कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि अब जंग को विराम दिया जाए। यही कहना चाहते हैं। हैं। जी बिल्कुल। शुक्रिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट हिंदी के मैं था आपके साथ आपका हमजुमान संजीव चौहान, और हमारे साथ थे भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, जो बता रहे थे ईरान, इसराइल, अमेरिका, अभी जंग खत्म नहीं होगी, और खत्म होगी तो इसकी पहल ईरान को नहीं, अमेरिका और इसराइल को करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान ये लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है। शुक्रिया सोढ़ी साहब, स्टेटमेंट हिंदी से इस अहम मुद्दे पे बेबाक बात करने के लिए। धन्यवाद संजीव जी, जय हिंद।